हम लोग धातु और अधातु पाठ पढ़ रहे हैं। हमने पिछला वीडियो में देखा था धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, हमने खनिज अयस्क गैंग क्या होता है ये सब हमने देखा था। साथ में हमने धातुओं का निष्कर्षण के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था। ठीक है, उस पर हमने ये देखा था कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं तथा उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं और ये नीचे वाले आपके निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और इसी हिसाब से तीनों को अलग अलग तरीके से कैसे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे अयस्क से धातु निष्कर्षण का में प्रयुक्त चरण कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं अयस्क से धातु निकालने के लिए, ये हमने पिछला वीडियो में देखा था। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखते हैं कि इसको कैसे निकलता है, इसमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण, जो सबसे नीचे आने वाली धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है। तो सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनभिक्रिय होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। मतलब सक्रियता श्रेणी के जो नीचे आने वाले धातु हैं वो क्या होते हैं, अभिक्रिया ज़्यादा नहीं करते हैं, अनभिक्रिय होते हैं। ठीक है, तो इनके जो धातु ऑक्साइड रहते हैं इनको आप सिर्फ केवल गर्म करो और क्या हो जाता है, धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए क्या है, जैसे सिनबार। ठीक है, ये सिनबार HgH उसका फॉर्मूला है, मरकरी का एक अयस्क है। मरकरी एक धातु आपको पता है और इसका जो अयस्क है उसका नाम है सिनबार। ठीक है, तो सिनबार मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे HgS था। ठीक है, इसको आप वायु में गर्म कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। ये जो 2 और 3 है ये बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, गर्म कर रहे तो तापन लिखा हुआ है, तो HgO क्या लिखा था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड में पहले बदलता है। उसके बाद क्या करते हैं, और अधिक गर्म करने पर मरकरी ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। तो ये जो आपका मरकरी ऑक्साइड था इसको जब हम लोग और गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मरकरी में अपचयित हो जाता है, यानी कि मरकरी में बदल जाता है। ठीक है, तो HgO था, इसको हम फिर से तापन करते हैं यानी कि गर्म कर रहे हैं तो Hg ये बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण है, प्राकृतिक रूप से CuS के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। तो ये कॉपर सल्फाइड है। ठीक है, कॉपर सल्फाइड है, ये कॉपर का अयस्क है। इसको सिर्फ आप वायु में गर्म करो तो ये क्या हो जाता है, कॉपर को हम लोग उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ है, CuS है, आप इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो Cu2 मतलब 2CO2 रहेगा, फिर 2CO2 फिर CuS जो है उससे मिलके फिर Cu करके यानी कॉपर ये इस प्रकार से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का जो सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु के लिए। उसी प्रकार से इसके मध्य आने वाली धातु के लिए क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके मध्य आने वाली धातु के लिए इधर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो यह है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। वो नीचे के लिए था, ये मध्य के लिए है। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातु में जैसे आपका आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आते हैं। यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो इसका जो अयस्क रहता है वो या तो सल्फाइड रहते हैं या तो कार्बोनेट रहते हैं, वो ऑक्साइड के रूप में नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ये सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में रहते हैं, जबकि हम लोग को ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों परिवर्तित किया जाता है ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड से धातु निकालना आसान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्जन और निस्तापन, 2 यहाँ पे टर्म्स आए हुए हैं, आप इसको देखिए। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क है, पहले हम लोग को पता चल गया कि ऑक्साइड में बदलना है सल्फाइड और कार्बोनेट को। तो जो सल्फाइड है उसको जब हम लोग कार्बोनेट में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे,
उसको अधिक ताप पर, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो हम लोग का ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो वायु की उपस्थिति में हम लोग अधिक ताप पर गर्म कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को भर्जन बोलेंगे, जिससे वो आपका ऑक्साइड में बदल जाएगा। उसी प्रकार से निस्तापन क्या है, कार्बोनेट अयस्क को, जैसे ये सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन था, उसी प्रकार से कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जो सल्फाइड अयस्क है उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए भर्जन करते हैं, और जो कार्बोनेट अयस्क है उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए निस्तापन करते हैं। निस्तापन में क्या करते हैं, सीमित वायु, ठीक है, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पे आप समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त उपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ZnO आपका मिला हुआ था, ठीक है, इसमें तो ZnO को कार्बन के साथ हम लोग जैसे अभिक्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, तो Zn और CO, ठीक है, ये गैस है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इस प्रकार से हम लोग को Zn यानी कि जिंक मिल जाता है, ठीक है। तो ये है हम लोग का मध्य स्थित, जो सक्रियता श्रेणी था उसका मध्य में स्थित धातुओं के लिए था। तो इसमें जो सबसे ऊपर स्थित धातु है उनके लिए क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। हमको पहले से पता है कि जो ऊपर हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी में उनका क्या है, अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर रहते हैं उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो कार्बन के साथ जैसे बाकी को गर्म किए हमने अभी, ठीक है, मध्य वाले को हमने कार्बन से गर्म किया तो क्या हुआ, वो उसका धातु निकल गया, तो इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन का प्रयोग करते हैं, इसको अलग करने के लिए, इस धातु को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, कैथोड यानी कि जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड है उस पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है, तथा एनोड जो धन आवेशित इलेक्ट्रोड है पर क्लोरीन मुक्त होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैथोड पर, यहाँ पे, और ये एनोड पर, ये आप दो इक्वेशन देख सकते हैं, ठीक है। इससे आगे की जो चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है।